तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यह चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा देखना पसंद है आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं वैसा वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए आइए देखते हैं आज का कार्टून वीडियो। भाभी, वो देखो, वहाँ तक वो सारे खेत अपने हैं। अच्छा, तो सब में खेती होती है? नहीं, पापा के जाने के बाद खेती नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब पापा थे ना, तो कभी गेहूँ कभी सब्जियाँ लगाया करते थे। वैसे हुआ क्या था पापा जी को? 3 साल पहले की बात है। हम सब खाना खा रहे थे। मैंने पापा को खाने के लिए आवाज़ लगाई पर वो नहीं आए। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह उल्टे पड़े थे। डॉक्टर ने बताया उनको हार्ट अटैक आया था और उनके दुख में 1 साल बाद माँ भी चली गई। फिर बड़े भैया और बबीता भाभी पर मेरी और विशाल भैया की जिम्मेदारी आ गई। ओह, अच्छा, ठीक है, तुम अब दुखी ना हो। अब हम साथ ही साथ रहेंगे। साक्षी की बात सुनकर रितिका उसकी इकलौती ननद मुस्कुरा दी। बस 2 दिन रितिका की शादी साक्षी के भाई विशाल से हुई थी। साक्षी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और ननद भाभी की खूब पट रही थी। दोनों काफ़ी देर से छत पे बातें ही कर रही थी। तब तक साक्षी की जेठानी की आवाज़ सुनाई दी, जो चिल्लाकर रितिका को बुला रही थी। बबीता का इतनी जोर से चिल्लाना साक्षी को अच्छा नहीं लगा। और फिर ये भाभी बुला रही हैं क्या तुम्हें? हाँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी भाभी बहुत डांटेंगी और गुस्सा करेंगी। आप बैठो, मैं जाती हूँ। कहाँ गई थी तू? वो मैं छोटी भाभी के साथ। अच्छा, ज़्यादा आवारा हो रही है। शाम होने को आ गई, खाना कौन बनाएगा? बबीता की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको रितिका, खाना मैं बना दूँगी। ओह, अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है। लाड आ रहा है ननद पर। अच्छा, आज रहने दो। आज शाम में तुम्हें मोहल्ले की औरतें देखने आ रही हैं। एक बार ये सब निपट जाए, फिर आना रसोई में। छोटी भाभी आप जाओ ना, हमेशा मैं ही तो बनाती हूँ रात का खाना। हाँ तो, एहसान करती है क्या? चल जा चुपचाप रसोई घर में और सबसे पहले जाकर दूध उबाल देना, समझी? रितिका डरी सहमी रसोई घर में चली गई और साक्षी गुस्से में अपने रूम में चली गई। उसको अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने ननद को कमरे में बुलाया और बोला, तुम सारा दिन घर का काम करती रहती हो तो पढ़ती कब हो? पढ़ने के लिए ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता भाभी, लेकिन पहले जब माँ थी ना, पता है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। और अब तो पास ही हो जाऊं बस वही बड़ी बात है। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं अच्छे से घर पे पढ़ाई कर सकूं। देखो रितिका, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साक्षी की बात पूरी होने से पहले ही बबीता की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। रितिका, कहाँ है तू? ठहर जा, आज तेरी खैर नहीं। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? क्या हुआ? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? मुझे पता नहीं भाभी क्या हुआ है, लेकिन लगता है ज़रूर आज मुझसे कोई गड़बड़ हुई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जैसे ही रितिका बाहर आई तो उसने देखा रसोई में दूध उबलकर फैल चुका था, जो रितिका ने ही उबालने के लिए रखा था। लेकिन साक्षी से बात करते करते
वह दूध उबालना भूल गई थी। गुस्साई बबीता ने रितिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसके बाद रितिका जोर जोर से रोने लगी। यह सब देखकर साक्षी दौड़ी और उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर उसने गुस्से से बबीता से कहा, ये क्या कर रही हो भाभी? बच्ची है वो, और सबसे बड़ी बात वो आपकी ननद है। तो क्या वो मेरी सर पे नाचेगी? ले जा इसे मेरे आंखों के सामने से, नहीं तो आज हाथ पैर तोड़ दूंगी इसके। सारा दूध बर्बाद कर दिया कमबख्त मारी ने। बहुत देर तक रितिका रोती रही और साक्षी उससे लाड जताती रही। उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से थाली लगाई और रितिका को खिलाने लगी। इससे रितिका को बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले दिन, साक्षी, ओ साक्षी। हाँ भाभी, क्या हुआ? रितिका तुम्हारे कमरे में है क्या? नहीं तो, वह तो मेरे कमरे में नहीं है। वो अभी तक स्कूल से नहीं आई भाभी। नहीं, अभी तक नहीं आई, कामचोर कहीं की। भाभी कल आपने उसे चाटा मारा था, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। आप जल्दी मेरे साथ स्कूल चलो। बबीता और साक्षी दोनों तुरंत रितिका के स्कूल पहुंचे। उन दोनों को पता चला वह तो उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। लगता है वो आपके मार के वजह से कहीं चली गई है। मेरी मार की वजह से नहीं, वो जरूर किसी के साथ भाग गई है। कैसी बात कर रही हो भाभी? वह अभी बच्ची है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, किसी के साथ चक्कर रहा होगा इसीलिए भाग गई उसके साथ। वैसे ठीक ही हुआ, कौन करता उसकी शादी वादी, फालतू का खर्चा। और सुन, सबको यही कहना वह किसी से प्यार करती थी, उसके साथ भाग गई, समझी? इससे ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। बबीता की बातें सुनकर साक्षी हैरान थी। करती भी क्या, वह चुप रही। और रितिका के नहीं रहने पर सारे काम घर के साक्षी पर ही पड़ गए और बबीता सारा दिन बस उस पे हुक्म चलाती। साक्षी को उसकी ननद रितिका की बहुत याद आती। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन घर का दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। ध्यान से देखने के बाद बबीता को पता चला कि वह तो रितिका थी। रितिका, तू? जबान संभाल के मैडम, तू नहीं आप, समझी ना? पर तू, मतलब आप उस दिन। मैं उस दिन भागी नहीं थी, बल्कि छोटी भाभी के कहने पर मैं उनके भैया भाभी के पास चली गई थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे पढ़ाया लिखाया, और उन्हीं के बदौलत मैं वह बन पाई जो मेरा बचपन से सपना था। मैं हमेशा से बनना चाहती थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर। अच्छा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। यूँ तो मैडम आपने मेरी पर और मेरे भाभी पे कई जुल्म ढाए हैं, लेकिन उन्हें मैं गुजरी बात समझ के भूल जाऊंगी। लेकिन आगे से अगर कोई औरत और बच्ची को परेशान किया तो जानती हो ना मैडम, जेल में कैसी आओ भगत होगी तुम्हारी। हाँ रितिका, मैं समझ गई। मुझे माफ कर दे गुड़िया। अच्छा, तो ठीक है, घर में पुलिस आई है तो अच्छे से नाश्ता वास्ता कराओ। और छोटी भाभी, जल्दी से आप अपना सामान पैक कर लो। अब से आप और विशाल भैया, आप दोनों मेरे साथ सरकारी बंगले में ही रहेंगे। यह कहकर रितिका ने साक्षी को गले से लगा लिया, मानो वह दिल से उसे शुक्रिया कह रही हो। और साक्षी को दोहरी खुशी हो रही थी। एक तो अपनी प्यारी ननद को
कामयाब होते देखकर और दूसरा बबीता नाम की मुसीबत से छुटकारा मिलने जा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और आज की वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली ये भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा देखना पसंद है ज़रूर लिखिए कमेंट। मैं वह वीडियो आप तक लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी फ्रेंड। तो चलिए बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। आइए आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जादुई झोपड़ी में महल। तो आज की वीडियो कैसी होने वाली है आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना दोस्तों। तो आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आज की मोटिवेशन वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का वीडियो। माधवपुर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोज और बेटा मुकुल के साथ रहता था। सरोज गोपाल की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी मुकुल को जन्म देने के बाद ही कुछ महीने बाद मर गई। मुकुल के लालन पोषण के लिए गोपाल ने दूसरी शादी कर ली। सरोज मुकुल की देखभाल करने लगी। एक रोज अचानक सरोज को चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। घर में 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन सरोज फिर भी वह नकुल को प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सरोज की माँ उसके घर आती है और कहती है, कितना प्यारा है मेरा वंश, और सुंदर और गुणी भी। हाँ माँ, मुकुल बहुत ध्यान रखता है अपने छोटे भाई का। दोनों भाई में बहुत प्यार है। ये तू क्या कह रही है। मत भूल, सिर्फ वंश तेरा बेटा है और ये मुकुल तेरी सौतन का। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बड़ा बेटा होने के नाते दामाद जी सब कुछ बड़े बेटे के नाम लिख दें। इससे अच्छा है कि तुम इस कांटे को अभी बाहर निकाल फेंको। अपनी माँ की बात तो सरोज के मन में घर कर जाती है। एक रोज मुकुल स्कूल जा रहा होता है। तब सरोज वंश को गिलास भरकर दूध पीने को देती है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी दूध दो ना। और दूध नहीं है घर में। और कितनी बार कहा है तुझे मेरे बेटे के खाने पीने और दूध पे नज़र ना लगाया कर। मेरी माँ ना ठीक कहती है। तू एक सपोला है जो मेरे बेटे को एक दिन निकल जाएगा। सरोज अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी। जहाँ नकुल को सरकारी स्कूल में डाला, वही अपने बेटे वंश को शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बड़े स्कूल में जाने पर वंश अपने दोस्तों को पैसे खर्च करते हुए देखता तो वो भी सरोज से पैसे मांगता। सरोज उसे चुपके से पैसे दे देती। सरोज मुकुल के स्कूल आने पर मुकुल को खेतों पे काम करने के लिए भेज देती। जाओ मुकुल, अब तुम स्कूल से आ गए हो, अब तुम खेतों पे काम करने जाओ। और ये ले, 2 रोटी अचार के साथ रख दी है। ये वही खा लेना। और वंश, मेरे लाल, मैं तेरे लिए पास्ता बनाती हूँ। मुकुल रोता हुआ खेतों में चला गया और पेड़ के नीचे रोते हुए वह सूखी रोटी खाने लगा। फिर 10वीं के बाद उसने नुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए।
अब सरोज ने नुकुल की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दिया, जबकि वंश शहर की एक मॉडल लड़की को ब्याह कर ले आया। लेकिन शादी के बाद वह अपनी बहू से कुछ काम नहीं करवाती, उसे पार्लर और घूमने फिरने के लिए भेज देती, जबकि आरती से घर के सारे काम लेती और मुकुल को खेतों पर भेज देती। साथ ही अपने वंश बेटे के जिद को दिन पे दिन पूरा करती रहती और वह जितने पैसे मांगता वह उसे देती गई। धीरे धीरे सरोज और वंश ने मिलकर गोपाल को आरती और मुकुल के खिलाफ कर दिया और उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और उन दोनों को जंगल में बने पुराने घर में भेज दिया। गोपाल आरती के साथ वहां से चला गया। जाते हुए पीछे से गोपाल उन दोनों के पास आया। मुकुल बेटा, अपने बूढ़े बाप को माफ कर देना। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बचपन से आज तक तूने सरोज की जो अत्याचार सहे हैं वो तुम्हारी पत्नी भी सहे। जहाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ वह पुश्तैनी घर है। तुम्हारी माँ ब्याह कर वही आई थी। उसमें उसकी बहुत यादें हैं। जाओ, तुम लोग सदा खुश रहो। मुकुल आरती के साथ चला गया। चलते चलते वह दोनों बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। फिर जंगल के बीचों बीच में एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या यही है पुश्तैनी घर? मालूम नहीं। तो आज रात फिर हम यहीं पे रुक जाते हैं। देखो ना, रात होने वाली है। यूँ जंगल के बीचों बीच चलना सही नहीं। वह अंदर जाते हैं, लेकिन नुकुल को बहुत गुस्सा आता है। इतनी जायदाद होने के बाद भी उसे उसके पिता ने केवल यही झोपड़ी दी। जहाँ हम रहते थे वहाँ पे सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं जी, यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। फिर वो दोनों उस झोपड़ी की सफाई करने लगते हैं और साफ कर कर उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन घर में कुछ खाना ना रहने के कारण वह दोनों जंगल में कुछ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ फल लेकर वह दोनों उस झोपड़ी में आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वह झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी हो जाती है, जहाँ पर सुख सुविधा थी और ढेर सारा पैसे का संदूक था। यह तो बिल्कुल राजमहल है, लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर एक आवाज़ आई और नुकुल की मरी हुई माँ उसके सामने थी और बोली, बच्चों, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाबा की बात मानकर इस घर में रहना स्वीकार किया, इसलिए सब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है तुम्हारे ऊपर। सदा खुश रहो बच्चों। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब मुकुल और आरती की सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। अब धन दौलत आ गई। मुकुल ने अपनी माँ के नाम पर वृद्ध आश्रम खुलवाया, जहाँ कई बेसहारों को पनाह मिला। एक दिन मुकुल को वृद्ध आश्रम से एक फ़ोन आता है। सर, हमारे वृद्ध आश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो काफी दुखी लग रहा है। ना कुछ खा पी रहा है। एक बार आप आके देख लेते तो बहुत अच्छा होता।
नुकुल और आरती दोनों आते हैं और वह उन दोनों जोड़ों के पास जाते हैं जो उस कमरे में बैठा हुआ होता है। नमस्ते माताजी, नमस्ते पिताजी। नुकुल का आवाज़ सुनते ही गोपाल और सरोज पलटकर देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि नुकुल के माता पिता ही थे। माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ? हमारे कर्मों की सजा हमें मिली है बेटा। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला उस दिन के बाद कुछ दिन बाद ही वंश और कनिका ने धोखे से मुझसे सारी प्रॉपर्टी ले ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप माफ़ी मत मांगिए माँ, और आप दोनों यहाँ नहीं, इस बेटे के साथ उसके घर ही रहोगे। अब मुकुल अपनी पत्नी और अपने माँ बाबा के साथ उस घर में रहने लगता है और वहीं दूसरी ओर वंश अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी कनिका भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। इसीलिए अपना व्यवहार और इंसानियत हमें कभी नहीं भूलने चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे बुरे वक्त में हमारे कर्म ही हमारी सहायता करें। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना अगर मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो। तो दोस्तों, आज की यह मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा देखना पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाकर लाऊंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो और नई एक मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए एक वीडियो